सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल भी हमने प्रोग्राम किया था, आज भी आपको याद ही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गए हुए हैं मास्को, मुलाकातें हो चुकी है, पुतिन के साथ बातचीत हो चुकी है और बाकी मीडिया में आप तमाम एनालिसिस सुन ही रहे होंगे। मगर आपको पता है कि हम तो अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं, मीडिया का अपना काम है, वो जिस तरह से एनालिसिस करते हैं। मैंने कल आपको एक बात कही थी और मैंने टाइटल भी अपने प्रोग्राम का दिया था। टाइटल बड़ा सीधा सा था, प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा और इजराइल कनेक्शन। आज जब मोदी जी व्लादिमीर पुतिन के साथ बात कर रहे थे, जब वो अपनी संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बड़े वाज़ेह कही है। उसके दो मायने हैं, उन पर चर्चा करेंगे। एक बात उन्होंने ये कही कि हमें यूक्रेन का नाम लिए बगैर कि भाई हमें जो है ये युद्ध का युग नहीं है और ये टेबल पर ही इसका सलूशन निकलना चाहिए, ये युद्ध का युग नहीं है। मगर ये बात भी इसमें वाज़ेह है कि कोई जो मास्को की तरफ से जो बात कही गई है वो ये है कि मोदी जी का यूक्रेन वार में मीडिएशन का कोई इरादा नहीं है। अब वो इरादा नहीं है या क्या है वो तो आप अच्छे से समझदार हैं, बिटवीन द लाइन आप सब चीज़ें समझते हैं। यहाँ दूसरा जो मुद्दा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था और आज मेरे ख्याल से मोदी जी ने अपने बयान में उसे वाज़ेह कर दिया है। वो मुद्दा क्या है? मोदी जी ने अपनी बातचीत में जो ज़ोर देकर बात कही है वो ये है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक नहीं है, मतलब युद्ध जो हो रहे हैं वो ठीक नहीं है, बातचीत से हर मुद्दे का हल निकलना चाहिए, मगर जो बच्चों का कत्ल हो रहा है ये हृदय विदारक है। रिपीट करता हूँ, जो बच्चों की जान जा रही है ये हृदय विदारक है। यानी मोदी जी ने अगला जो सेंटेंस बोला उसे थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट करिएगा। मोदी जी ने ये कहा कि इस पर हमारी मिस्टर प्रेसिडेंट यानी मिस्टर पुतिन के साथ में विस्तार से बातचीत हुई है। अब सोचने की बात यह है कि क्या विस्तार से बातचीत जो है वो जो हमला रशिया की तरफ से यूक्रेन पे किया गया था, जो बताया गया था कि हॉस्पिटल पे हमला किया गया है या कुछ बच्चों की जान गई है, क्या मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की में मारे जाने वाले बच्चों पर बात की है? या फिर मुद्दा ये है कि जो गाज़ा में मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, व्लादिमीर पुतिन ने मोदी से उन बच्चों के बारे में बात की है, क्योंकि मोदी जी ने कहा हमारी इस पर विस्तार से बात हुई है। विस्तार से बात करने के लिए एक अटैक, क्योंकि एक लंबी लड़ाई यूक्रेन के साथ चल रही है, यहाँ इधर से आदान प्रदान होते रहते हैं, यानी इस बातचीत का एजेंडा कम से कम यूक्रेन के ऊपर दागा गया मिसाइल नहीं हो सकता। और अगर बच्चों की बात आती है और बच्चों की मौत जो है वो हृदय विदारक है, मगर सब शब्द को संभल के जो है इस्तेमाल किया गया है। बच्चों की मौतें जो हैं वो हृदय विदारक है। सवाल ये उठता है कि अगर मैं गाज़ा के बच्चों की बात करूं तो ये मौतें नहीं हैं, ये जेनोसाइड है, नस्ल कुशी है, नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है। ये दुनिया में सबसे ख़तरनाक और हिटलर से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो लगातार बच्चों और औरतों पर हमला बनाते हैं, अस्पताल को तोड़ते हैं, कैंपों को मारते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन स्कूलों को उड़ाते हैं। और जानबूझकर ये बात आज की नहीं है, इजराइल ने पहले भी स्कूल के बच्चों पर जो है सैकड़ों मिसाइल मारे हैं फ़लस्तीन के अंदर, और वहाँ सैकड़ों बच्चों की जानें गई है। सवाल ये उठता है कि जो व्लादिमीर पुतिन की और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत हुई है, वो क्या वो बातचीत में गाज़ा शामिल था और गाज़ा के बच्चे शामिल थे? क्या व्लादिमीर पुतिन ने कोई बात कहने की कोशिश की है? क्योंकि ये बात जो है मैं कल भी कह चुका था कि इजराइल के अपने अखबार ने छापा था कि भारत जो है वो हथियार दे रहा है इजराइल को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पास सर्च कर लीजिएगा, गूगल जाकर आपको मिल जाएगा कौन से अखबारों ने जो है इजराइल की ये छापा था। अगर मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी कॉपी सेव करके रखिए दे दूंगा। सवाल ये उठता है कि अगर ये बात कही जा रही थी और आज मोदी जी ये कहते हैं कि बच्चों की जाने जा रही है, ये हृदय विदारक है, तो क्या व्लादिमीर पुतिन की बात को तस्लीम कर लिया है?
यानी अगर हम देखें कि गाज़ा में होने वाले कत्लेआम, यानी कि जो इस वक्त चल रहा है गल्फ़ के अंदर, क्या 2 कदम पीछे हटेंगे मोदी जी? क्या रूस के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कज़ान में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी मोदी जी को इनवाइट किया गया है। क्या मोदी जी वहाँ जाएंगे या फिर अपने विदेश मंत्री को भेज देंगे? ये आने वाला वक्त तय करेगा कि जो बातचीत बंद कमरे में हुई है या बातचीत जो खाने के टेबल पर हुई है, वो बातचीत जो है वो एग्जीक्यूट कितनी होती है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। आज हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। मैंने कल भी ये प्रोग्राम में बात की थी कि कनेक्शन इजराइल है, गाज़ा है, और बातचीत का मुद्दा जो है वो गल्फ़ वार है। क्योंकि इस इलाके में, माफ़ करना, अगर हम देखते हैं चाहे वो लाल सागर का इलाका हो, फिर वो हॉर्मुज़ का इलाका हो, या फिर पूरा व्यापार का ये रूट हो, ये भी सीधे सीधे अगर अरब सागर और इंडियन ओशियन को हम कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक इलाका है। जब हूती जो है हमला करते हैं इजराइल की बंदरगाह पर, तो वहाँ पर एक जहाज़ को डुबो देते हैं, ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर्स को, और 2 इजरायली जहाज़ों को वहीं पर डुबो देते हैं। मगर जो बाकी के जहाज़ खड़े होते हैं वो इंडियन ओशियन की तरफ भाग जाते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर बंद कमरे में जो कुछ बातचीत हुई है, जिसके इशारे मैंने कल किए थे, आज कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ा इसका आउटपुट निकल कर सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि मॉस्को की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है कि मोदी जी का यूक्रेन वार में मीडिएशन करने का, मध्यस्थता करने का कोई प्रपोज़ल नहीं है। स्पष्ट है कि आप किसी शांति समझौते को लेकर वहाँ नहीं गए हैं। तेल व्यापार जो आपका पहले से चल रहा है वो थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें कोई जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो स्थिति है वो बहुत ही आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ख़तरनाक है। आपने देखा होगा कि एक मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पर मौजूद हैं, और मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है मोदी जी के रशिया यात्रा पर काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी बरहम हैं, और वो काफ़ी अलग अलग तरह से ट्वीट कर रहे हैं। तो ये ट्वीट जो है, एक बात मुझे लगता है कि जिस तरह तनकीद का निशाना मोदी जी को बना रहे हैं मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, तो क्या रूस के साथ भारत के संबंध पर इतने बरहम होने की वजह सुब्रमण्यम स्वामी क्या है? हालांकि दुनिया ये कहती रही है हिंदुस्तान में कि डायरेक्ट जो है CIA के एसेट जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी भारत में है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि जो कुछ प्लानिंग जो है वो चल रही है, वो कुछ खेल बिगड़ रहे होंगे, कुछ चीज़ें घट रही होगी। क्योंकि पूरी तरह से अगर कोई बात चर्चा में की गई है भारतीय डेलीगेशन की तरफ से भी, तो वो इसी तरह की बातें हैं कि सारी दुनिया की, मोदी जी ने भी कहा कि मेरी इस यात्रा को पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर लगी हुई है कि वो इसे कैसे देखते हैं। और दोस्तों, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी भी इसको कैसे देखते हैं वो आप समझ जाइए। यानी वाज़ेह हो जाता है कि कुछ न कुछ तो है जो जिसकी पर्दादारी है। अब यहाँ एक मामले को हम थोड़ा सा और सुब्रमण्यम स्वामी से आगे लेके चलते हैं। यहाँ मैंने कल कहा था कि तो अगर इजराइल और पश्चिमी जगत से मोदी जी बैकआउट करके रशिया की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर उन्हें RSS को किनारे करना होगा। क्योंकि RSS कुछ भी कहती रहे, कौन सा भी चेहरा लेके सामने आए, RSS कितना भी बुगला भगत बनने की कोशिश करे, मगर इजराइल की पॉलिसी, इजराइल की सोच, उनकी प्लानिंग से RSS बाहर नहीं निकल सकती। क्योंकि RSS का जितना एनालिसिस है वो जो जर्मनी में हुआ था उसे लेकर है, जो स्पेन में हुआ था उसको लेकर है, और जो इजराइल ने अपने आप को ग्रो किया। जबकि सच्चाई ये है कि इजराइल कुछ था ही नहीं, इजराइल कुछ है ही नहीं, इजराइल कुछ रहेगा ही नहीं। मगर एक बात बड़ी वाज़ेह है, RSS को जो बताया गया था और RSS ने इस देश के बच्चे बच्चे को जो बताया है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर, दुनिया का रहस्य के तौर पर, दुनिया के राज के तौर पर अगर किसी देश को बताया है तो वो इजराइल है। भारत के 50% नागरिक बचपन से बड़े हुए हैं इजराइल की बहादुरी के किस्से सुनते सुनते। आज 9वें महीने में हम दाखिल हो चुके हैं। 30,000 लड़ाकों ने भुस भर के भगा रखा है इजराइल में। इजरायली लोग सड़कों पर हैं और ये धमकी दे रहे हैं अपनी सरकार को कि अगर युद्ध आपने नहीं रोका तो हम देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये थी वो बहादुरी, ये गलत फीडिंग थी। मगर ये फीडिंग हम सोचे उस जनरेशन में से अभी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म होने वाली नहीं है। इस पर हम आगे ज़रूर बातें करेंगे। तो कुल मिलाकर RSS की उस सोच को आप लिंगर ऑन कर सकते हैं,
मेरे ख्याल से हटा नहीं सकते, और हटा नहीं सकते तो आप व्लादिमीर पुतिन की बात को मान भी नहीं सकते, और अगर मान भी नहीं सकते तो फिर एक और युद्ध की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और अगर आप मानेंगे तो आरएसएस को आपको बैकफुट पे जाने के लिए, भेजने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। यानी कल का जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो कल की मेरा अंदाजे थे, वो आज मुझे बिल्कुल इस पर ज़मीन पर वही नज़र आए हैं। कुछ डीलें जो हैं वो व्यापार को लेकर अमूमन बातें की गई, कोई बड़ी डील आपके सामने अभी तक नहीं आई है, नहीं आएगी, नहीं कोई। ये यानी इस दौरे को करवाना और इस दोस्ती को आगे कंटिन्यू करना, रूस की तरफ से भी ये कहना कि पश्चिम तो नहीं चाहता कि भारत के और रूस के रिश्ते जो है वो अच्छे हों। उसकी वजह अगर आप लोग ये एनालाइज करते हैं, या फिर आपका जो तथाकथित मीडिया जिसे आप कहते हैं वो ये कहता है कि रशिया को जो है वो अलग थलग ना हो जाए। अलग थलग हो जाने की बात कर रहे हो, यूरेशिया बन चुका है। यूरेशिया आज पूरा, सऊदी अरब उसके साथ खड़ा है, ईरान उसके साथ खड़ा है, गल्फ़ उसके साथ खड़ा है, चाइना जो दुनिया की 50% इस वक्त जो है अमेरिका के लगभग जो है इकोनॉमी को होल्ड करता है, अर्थव्यवस्था जीडीपी को होल्ड करता है, वो देश उसके साथ में खड़ा है। आप कैसी बातें कर रहे हो कि भारत के बिना जो है रशिया अकेला पड़ जाएगा? ये मजाक करना बंद करो यार। ये ईदी अमीन का मीडिया है। ईदी अमीन के लोग क्या करते थे आपको बताया था मैंने पहले, आज फिर बताता हूँ। ईदी अमीन युगांडा का एक डिक्टेटर था, जहाँ का मीडिया, रवांडा मीडिया रेडियो सारी दुनिया में बदनाम है। वो ये करता था कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ करता था तो वो उसको सलाह देने की कोशिश का बयान देता था, बुला के बिठा के बयान देता था, और रेडियो जो है उसे छापता था कि हमारे राष्ट्रपति ने जो है ये कहा है कि अगर अमेरिका ने मेरी सलाह ली होती तो अमेरिका आज ये काम पूरा कर चुका होता, स्पेस जो स्टेशन है वो कामयाबी के साथ बन। ऐसी ऐसी बातें वो करा करते थे। मतलब उसको घास नहीं डालते थे, दुनिया उसको डिक्टेटर समझती थी। बाद में उसको उसकी मौत कैसे हुई सब जानते हैं, क्या क्या उसने नहीं किया, क्या क्या उसके पर इल्ज़ाम है। ईदी अमीन को सर्च करके पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। रवांडा रेडियो पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये मजाक वाली बातें मत करें, कुछ सीरियस, इस देश को सीरियस होने दें। जितना झूठ पिछले 70 सालों में इस देश की जनता को बोल के जो है वो कैटल कैटेगरी में शामिल किया गया है, इन्हें थोड़ा सा इनको बाहर आने की जो है दीजिएगा। ये बकवास कम से कम बंद करिएगा। ये सही है, मैंने कल भी बताया था कि भारत की रशिया की जो एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़रूरी है रशिया के लिए। भारत क्यों ज़रूरी है वो बात करें, जो ज़रूरी है वो बात करें। भारत के लिए रशिया क्यों ज़रूरी है वो बात करें। ऐसी बातें ना करें जो चमत्कार की बातें होती हों। आज पूरा आधा मतलब दुनिया जो है वो रशिया के साथ खड़ी है। अभी जो है विक्टर ऑर्बन जो नाटो का मेंबर है, उसका राष्ट्रपति पुतिन से अभी मोदी जी से पहले मुलाकात करके निकला है। यहाँ दुनिया जो है पुतिन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया से अकेले लड़कर उनको हरा रहा है, और पश्चिमी जगत का कोई हथियार कारगर नहीं हो रहा है। उनकी तकनीक, उनकी जो बेसिकली जो मीडियाबाजी, जैसे मीडियाबाजी आप लोग करते हो ना, वैसी मीडियाबाजी पश्चिमी जगत ने अपने हथियारों को, अपनी ताकत को, अपनी बहादुरी को लेके की थी, जो धराशायी हो चुकी है। यानी अब मैं आपको मुद्दे पर लाकर बात ख़त्म करता हूँ। तो मुद्दे पर लाकर बात ख़त्म करने का मौजू ये है कि यूक्रेन वॉर अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और गाज़ा वार भी अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। हो सकता है इसमें कुछ आपको ठहराव नज़र आए, कहीं बार पीस होने की बात की जाए, कहीं पर युद्ध रोक भी दिया जाए, सीज़ फायर किया जाए, ये सब चीज़ हो जाएगी। उसकी वजह बताता हूँ क्या है। वजह बड़ी स्पष्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर अपने घोड़े, अपनी जो लंगड़ी बत्तखें हैं उनको सेट करने का काम बहुत तवील मुद्दत से पश्चिमी जगत ने किया है। और पश्चिमी जगत ने जिस तरीके से ये किया, व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद जिस तरीके से उसने दुनिया में अपनी ताकत को डिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी पावर को मल्टी सेंटर में जो है डाइवर्ट कर दिया। जैसे उसने बहुत ताकतवर जो है किया, नॉर्थ कोरिया को उसने बहुत ताकतवर बना दिया, ईरान को उसने हुतीज़ के साथ में जो है कोऑपरेशन करके आज इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि अमेरिका उससे लड़ने की ताकत नहीं जुटा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। जबकि उनके लगभग मतलब उस इलाके में 70 जहाज़ वो डुबा चुके हैं, अभी तक उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। हिजबुल्ला से डर कर जो है इजरायली बंकरों में घुसे बैठे हैं, उनके विपक्ष के नेता बगावत कर चुके हैं, उनकी फ़ौज हाथ खड़ी कर चुकी है कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मल्टी पावर सेंटर बनाए रशिया ने, बड़ी कामयाबी के साथ बनाए और चीन को एम्पावर होने दिया, ये बड़ी बात है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय अखबारों ने गलवान की सैटेलाइट फ़ोटो भी छापी है कि गलवान में जो है चाइना और आगे बढ़ गया है, बढ़ गया, यानी कि चाइना जो है वो बढ़ रहा है
पूरी तरह। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रशिया के ऊपर कि चाइना अभी भी बड़ा है, ताकि मोदी जी के साथ जो है वो बार्गेनिंग की जा सके प्रेशर में, ताकि चाइना के दबाव में आकर जो है अच्छी बार्गेनिंग जो है पुतिन कर सकें मोदी जी के साथ में। ये बेसिकली पश्चिमी प्रोपेगेंडा है। जो चल रहा है वो पहले से चल रहा है, जो आगे भी चलेगा वो पहले की प्लानिंग का हिस्सा है। इस मुलाकात से न इस चलने की कोई मतलब है, ना अखबारों का, सिवाय इसके कि जो अमेरिकी एसेट भारत में होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो इस तरह का काम करते हैं कि किसी तरीके से रशिया और भारत के मजबूत होते संबंध को कैसे वीक किया जाए, यानी कि जनता और जनता का माइंडसेट चेंज करके एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक प्रेशर जो है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पर बनाया जाए। ये इस खेल का एक हिस्सा होता है जो चल रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अच्छी बातें की होंगी, व्लादिमीर पुतिन ने बहुत कुछ अच्छी बातें ज़रूर बताई होंगी और बिटवीन द लाइन आप समझ जाइएगा। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिनों में हमें देखना है कि अगर इस ढुलमुल रवैये में आधा इधर और आधा उधर, कभी इधर और कभी उधर, कुल मिला के झूठ और सच, इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर भारत सही सलामत है, युद्ध से बचा है और आगे बढ़ रहा है, तो ये खुशी की बात है, ये मुबारकबाद की बात है। मोदी जी को भी इस बात की मुबारक है, क्योंकि कभी कभी जब सच काम नहीं आते, कभी कभी एक अनघड़ और अनजाने में बोले गए या फिर जो है मतलब डर या दहशत में बोले गए झूठ भी कई बार बहुत अच्छे काम आ जाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें कभी कभी झूठ के सहारे भी बच जाया करती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, साइन अच्छे हैं, मुलाकात अच्छी है, ट्रिप अच्छा है। सवाल आगे कुछ दिनों का है, क्योंकि अब अमेरिका के पास कुछ ही दिन बचे हैं और अमेरिका कौन है ये आपको आखिरी लफ्ज़ों में बताकर प्रोग्राम की क्लोजिंग करता हूँ। बेसिकली इजराइल में उन रब्बियों ने जो धार्मिक गहन गुरु हैं इजराइल के और यहूदियों के, वो ये कह रहे हैं कि वो सितारा नज़र आने वाला है, वो वक्त आ चुका है जब हमारी जीत होगी, आसमान से हमारे लिए मदद उतर के आ जाएगी और पूरी दुनिया में हमारा राज हो जाएगा। दुनिया में लोग हमारे ख़िलाफ़ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, मगर ये जीत हमारी होगी। तुम बिल्कुल न डरो नेतन्याहू और तुम फौजो, डरो नहीं, तुम लड़ते रहो और लड़ोगे तो पूरी तरह से जीत हमारी होगी। बस वो टाइम आ चुका है जब पूरी दुनिया को हम फतेह कर लेंगे। और वो जो पूरी दुनिया को चलाने वाले रैकेट हैं, जो बैंक और फलाना ठिकाना जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उनको भी रब्बियों ने कन्विंस किया है और ये सारा कोलिशन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वार नहीं रुकेगी, क्योंकि उनको यकीन है लड़ने वालों को कि उनकी आसमानी मदद बस आने को मौज ज़रूर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमान से कुछ बड़े गोले आने को जो है वो तैयार हो रहे हैं, जो इनके सर पर फटेंगे और बच्चों की आहें, औरतों की आहें इनको ले डूबेगी और ये गरकत के पेड़ के पीछे छुपते फिरेंगे। प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज़।